65 प्रिंसली स्टेट से अब तो ये भी फ्री हो गए अपने डिसीजन लेने के लिए, फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। अब ये भी तो लोग फ्री हो गए हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। तो क्या ये लोग चाहेंगे कि हम अपनी पावर किसी और को दे दें और अपनी पावर किसी और को देने के बाद हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएं? ये तो फिर इनके लिए वही वाली बात हो जाएगी, नहीं चाहेंगे वो, वैसी बात है। अब देखिए, ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन अदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। डिसीजन वाज लेफ्ट नॉट टू पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स। डिसीजन ऐसा भी नहीं है कि ये डिसीजन हमने लोग जनता के ऊपर छोड़ दिया ब्रिटिशर्स ने, या तो आप इंडिया का पार्ट बन जाओ या पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ या फ्री हो जाओ। ये डिसीजन पीपल के लिए नहीं था, जनता के लिए नहीं था। ये डिसीजन किसके लिए था? ये था रूलर्स के लिए, कि रूलर डिसाइड कर ले उनके स्टेट में क्या होगा, कैसे होगा। थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया, ऑब्वियस बात है। चलिए, गवर्नमेंट्स अप्रोच। अब गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने की? गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही? गवर्नमेंट की अप्रोच तीन कंसिडरेशन से चलती, थ्री कंसिडरेशंस। गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय थ्री कंसिडरेशंस। वो तीन कंसिडरेशंस क्या थी? देखिए, पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। भाई जो जनता थी ना प्रिंसली स्टेट्स की, जो जनता थी, मैं रूलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनता की बात कर रहा हूं। जो प्रिंसली स्टेट्स की जनता थी वो ऑब्वियस ही बात हो, एकदम क्लियर था उनका कि जी हमें तो इंडियन यूनियन के साथ जाना है, हमें अपनी खुद की भारत सरकार जो बनी है, हमारे लोगों की गवर्नमेंट, हमें उनके साथ ही जाना है। ठीक है, यही हुआ। और दूसरी बात, भाई गवर्नमेंट हर एक चीज के लिए तैयार थी, गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल होने को भी तैयार थी कि हम कुछ ऑटोनॉमी, कुछ पावर लोकल लेवल को भी देके रखेंगे, लेकिन सिर्फ वो जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स हैं वो एग्री कर दें कि चलो जी हम इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाएंगे। इस अप्रोच से गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल भी रही। ये दूसरी कंसिडरेशन आई गवर्नमेंट के पास। तीसरी कंसिडरेशन क्या थी? हमें सबसे ऊपर किसी भी पॉइंट से, हमें सबसे ऊपर सबसे मेजर फोकस किसके ऊपर करना है? हमें सब चीज देखनी है, लेकिन हमें सबसे फोकस क्या करना है? हमें करना है भाई टेरिटोरियल बाउंड्रीज का कंसोलिडेशन, हमें सबको इकट्ठा करना है, हमें मेजर फोकस इसी पे करना है। भले ही उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल होना पड़े, भले ही उसके लिए हमें लोगों को सुनना पड़े, या फिर उसके लिए हमें साम दाम दंड भेद वाला काम करना पड़े, जो कि अब आगे देखेंगे कि कैसे होता है। चलिए, एंटरिंग गवर्नमेंट। अब जो एंटरिंग गवर्नमेंट बनी, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फर्म स्टैंस रखा इन कंसिडरेशंस के ऊपर। अब गवर्नमेंट काम करेगी तो उन्होंने बड़ा फर्म स्टैंस रखा। फर्म स्टैंस इन द सेंस कि उन एक बहुत आराम आराम से हम चलते हैं, सबके पास जाएंगे, बोलेंगे, आराम से मनाएंगे कि आप इंडिया के अंदर आ जाओ, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। फर्म स्टैंस रखा कि पॉसिबल डिवीजन इनटू इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आयरन मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं आयरन मैन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इन्हीं के असिस्टेंट, जो कि कौन है आपके? वी पी मेनन, वीपी मेनन। देखिए, प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फॉर्मली बट डिप्लोमेटिकली, ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन। अब ये काफी सारी प्रिंसली स्टेट्स को तो इंडियन यूनियन के अंदर ला चुके थे डिप्लोमेटिकली, यानी कि कुछ करके, और फॉर्मली आराम से पूछ के भी, और डिप्लोमेटिकली कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज के थ्रू बहुत सारी टेरिटरीज को, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को ये इंडिया के अंदर इन्होंने मैच कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है चार प्रिंसली स्टेट्स के साथ। वो चार प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन सी थी? आप मैप में देखिए जरा। एक है आपकी जूनागढ़, एक है आपकी जम्मू कश्मीर, एक है मणिपुर, और एक है लास्ट आपका हैदराबाद। ये चार प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जिनके रूलर्स ने क्लियरली डिनाई कर दिया कि जी नहीं, हम लोग या तो इंडिया के साथ, पहली बात तो हम या तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या फिर हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे कि हैदराबाद, हैदराबाद बोल रहा है मैं इंडिपेंडेंट स्टेटस रखूंगा, लेकिन मेरे क्लोज रिलेशंस किसके साथ रहेंगे? पाकिस्तान के साथ रहेंगे। जूनागढ़ तो क्लियरली पाकिस्तान के साथ ही जाना चाह रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे ना पाकिस्तान के साथ चाहिए ना मुझे इंडिया का साथ चाहिए, मैं तो अपना खुद इंडिपेंडेंट स्टेट बनाऊंगा, अपना खुद वहां पर रूल करूंगा। मणिपुर क्या बोल रहा है? मणिपुर भी कहीं ना कहीं चाह रहा है कि ठीक है यार, बेस एक बैकअप के लिए हम इंडिया को रख लेते हैं, लेकिन अपना पूरा कंट्रोल हम खुद करेंगे। मणिपुर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मणिपुर के अंदर हम खुद रूल करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करेंगे, और जो वहां के राजा थे वही रूल करेंगे। ये हुआ। अब इन चार स्टेट्स में प्रॉब्लम आती है। बिफोर 15 अगस्त 1947, peaceful negotiations has brought Indian almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. 1947 15 अगस्त से पहले ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स इंडिया के अंदर आ चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है?
रूलर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. Accession of the princely states, accession of the princely states, Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur prove more difficult than the rest. सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्या. सरदार वल्लभ भाई पटेल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंटीग्रेशन का काम किसको सौंपा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया. ये लोग मिलकर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ एक एग्रीमेंट बनाते हैं. उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं और इस एग्रीमेंट के नाम क्या रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. इस एग्रीमेंट का नाम रख दिया जाता है. यह मान लिया जाता है कि जो भी इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन कर देगा, जो भी इसके ऊपर साइन करेगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि अब से वो किसका पार्ट हो गया, अब से वो हो गया इंडिया का पार्ट. ठीक है, यही आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, काइंड ऑफ यही डॉक्यूमेंट आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाएगा. जूनागढ़ की बात आती है. जूनागढ़ देखिए, जूनागढ़ गुजरात का एक हिस्सा है. ठीक है, जब जूनागढ़ की बात आती है तो जूनागढ़ के जो नवाब हैं, जो जूनागढ़ के रूलर हैं, उनका नाम है नवाब महाबत खंजी थ्री. नवाब महाबत खंजी थ्री. नवाब महाबत खंजी थ्री ने सितंबर में पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया और इन्होंने बोल दिया क्लियरली कि जी मैं तो किसके साथ जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा पाकिस्तान के साथ. यानी कि जूनागढ़ अब किसका पार्ट बन जाएगा, पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी तो एक ऐसे डॉक्यूमेंट सेम बनाया था, है ना. तो जूनागढ़ किसका पार्ट बन जाएगा, पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा. लेकिन जो जूनागढ़ की पॉपुलेशन है, याद है रिलीजियस मेजोरिटीज के ऊपर पार्टीशन होना था, उस टाइम पे जूनागढ़ किसके पास आ गया था, ऑटोमेटिकली अपने इंडिया के पास आ गया था. लेकिन जब रूलर्स, जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स हैं, उनको भी फ्रीडम दी गई, तो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर बोल रहे हैं हम तो जी पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम पाकिस्तान के को ज्वाइन करेंगे. लेकिन जूनागढ़ की पॉपुलेशन 90% क्या है, हिंदू है. 90% पॉपुलेशन हिंदू है वहां की. जूनागढ़ के जो नवाब हैं, अब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही जो जूनागढ़ के जो दीवान हैं, शाह नवाज भुट्टो नाम था उनका, दीवान इन द सेंस हम कह सकते हैं काइंड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, उनके दीवान ने बोला, इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिशियली मैसेज किया और इनवाइट करा कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, आप एक काम करो, जूनागढ़ के अंदर आ जाओ और जूनागढ़ को इंडिया का हिस्सा बना लो, जूनागढ़ को सपोर्ट कर दो. क्यों, क्योंकि जूनागढ़ की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल और सोशल तीनों के तीनों तरीके से जूनागढ़ बिखर चुका है. इसलिए उन्होंने बोला, शाह नवाज भुट्टो जो कि दीवान थे जूनागढ़ के, उन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिशियली इन्वाइट किया कि आप जूनागढ़ के अंदर आओ और एक प्लेबिसाइड करवाओ. तो क्या करवाया गया, एक प्लेबिसाइड करवाया गया. यहाँ पर प्लेबिसाइड इन द सेंस एक पीपल्स वोटिंग करवाएगी, एक टेम्पररी वोट करवाया गया लोगों से. और मजे की बात देखिए, 99% ऑफ वोट्स किसके किसके फेवर में गए, इंडिया के फेवर में, कि हम तो जी, जनता कह रही है कि हम तो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं. जब जनता इंडिया का पार्ट बनना चाहती है तो कौन रूलर और कौन क्या, यही हुआ. इन द एंड सितंबर में ही क्या हुआ, जूनागढ़ किसका पार्ट बन गया, इंडिया का पार्ट बन गया. तो जी जूनागढ़ तो गया, जूनागढ़ लाइन से गया. अब बात आती है सेकंड स्टेट की, सेकंड प्रिंसली स्टेट की, जो कि है आपका हैदराबाद. हैदराबाद की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाती है. क्यों, यहां पर हम देखते हैं वॉर्स, प्रोटेस्ट, मूवमेंट्स, कैसे प्रिंसली स्टेट की आर्मी ही लड़ रही है इंडियन आर्मी के अगेंस्ट, कैसे प्रिंसली स्टेट की निजाम की आर्मी अपने लोगों को परेशान कर रही है. यहां पर हम ये देखते हैं. हैदराबाद, हैदराबाद लार्जेस्ट है प्रिंसली स्टेट के अंदर और चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, इंडिया से भी घिरा हुआ है. अब हैदराबाद के निजाम, निजाम का क्या नाम है, हैदराबाद का निजाम का नाम है ओस्मान अली. ओस्मान अली. हैदराबाद का निजाम बोल रहा है कि मैं रहूंगा इंडिपेंडेंट, मुझे नहीं बनना इंडिया का पार्ट, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं. लेकिन इंडिया क्या बोल रहा है, और हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं निजाम के जो कनेक्शंस थे, पॉलिटिकल कनेक्शंस, पर्सनल कनेक्शंस, वो पाकिस्तान के साथ थे. पाकिस्तान से आर्म्स वगैरह इंपोर्ट करता था दीवान ये सॉरी निजाम जो था, इंपोर्ट करता था पाकिस्तान से आर्म्स. इंडिया रिप्लाई देता है निजाम को कि देखो, हैदराबाद का इंडिपेंडेंट होना या फिर हैदराबाद के किसी भी तरीके के पॉलिटिकल या पर्सनल कनेक्शंस पाकिस्तान के साथ होना इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है. तो आप एक काम करो, इंडिया के साथ मिल जाओ. निजाम ने मना कर दिया. निजाम ने दूसरा काम क्या करा, निजाम जाता है और निजाम अनाउंस कर देता है कि जी आज के बाद इंडियन करेंसी हैदराबाद के अंदर बैन है. दूसरी बात कि अब हैदराबाद अपने जो अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा पाकिस्तान के साथ. इंडिया को ये बात खनक गई, यार ये क्या बात हो रही है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना. देखिए, अब एक एग्रीमेंट साइन करता है निजाम और इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट मना करती है कि जी नहीं, जो आपका स्टैंड है ना
कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएंगे, पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखेंगे। इंडिया बोल रहा है हम ऐसा नहीं करने देंगे। भाई जब इंडिया आपके चारों तरफ इंडिया है तो इंडिया के बीचों बीच अगर आप बैठोगे तो ये तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट है इंडिया का। हम चाहते हैं हैदराबाद इंडिया का पार्ट बने, लेकिन जिस बीच ये नेगोशिएशंस चल रही है कि इंडिया का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, उसी बीच हैदराबाद और इंडिया एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि ठीक है हम ये डिसीजन तो लेते रहेंगे कि इंडिया का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, उससे पहले हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। और उस एग्रीमेंट पे क्या होगा कि जहां पर इंडिया अपनी बाउंड्रीज पे बैठा हुआ है, इंडिया वहां रहेगा, निजाम यानी कि हैदराबाद वहां रहेगा। हैदराबाद इंडिया में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा अभी के लिए इंडियन यूनियन के अंदर, और इंडियन यूनियन हैदराबाद के अंदर अभी कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है जी, ये हुआ। लेकिन एक ट्विस्ट जब आया, जब हैदराबाद की पॉपुलेशन निजाम के अगेंस्ट चली गई। अब हैदराबाद के अंदर कुछ कम्युनिस्ट पार्टीज या फिर हम कह सकते हैं कुछ कम्युनिस्ट ग्रुप जो कॉमन लोगों के लिए काम करना चाहते थे, वो लोग किंग के अगेंस्ट गए, वो लोग मोनार्की के अगेंस्ट गए, या हम कह सकते हैं निजाम के अगेंस्ट चले गए। और वो लोग निजाम के अगेंस्ट जाके कहते हैं कि हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट द निजाम और हम चाहते हैं इंडिया का पार्ट बनना। उसके साथ साथ किसने सपोर्ट किया? उसके साथ साथ सपोर्ट कर दिया जो हैदराबाद के अंदर जो कांग्रेस के लीडर्स बैठे हुए हैं या फिर कांग्रेस पार्टीज के जो मेंबर्स हैदराबाद के अंदर बैठे हुए हैं। तो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट किसके साथ मिली? हैदराबाद कांग्रेस के साथ मिली। और ये दोनों, इन दोनों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। और किसके अगेंस्ट वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ? निजाम के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि हम निजाम को हटाना भी चाहते हैं और दूसरी बात हम इंडिया के अंदर इंडिया के साथ आना चाहते हैं। लेकिन अब क्या निजाम शांत बैठेगा? वो वैसी बात नहीं। निजाम ने क्या करा? निजाम ने अपने निजाम की एक पर्सनल आर्मी होती थी जिसको हम बोलते हैं रजाकार्स। ये रहा रजाकार्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म बन जाती है रजाकार्स। रजाकार निजाम की पर्सनल आर्मी और हम कह सकते हैं निजाम की फोर्स। निजाम ने रजाकार्स को छोड़ दिया कि आप एक काम करो, आप जाओ हैदराबाद के लोकल एरियाज में, आप जाओ, जो जो भी आपको मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता दिखाई दे उसको खत्म कर दो, उसको मार दो। रजाकार ने यही किया। भाई रजाकार गए, उन्होंने मर्डर किए, रेप किए, लूटा काफी सारे लोगों को। स्पेशली किसको टारगेट किया? नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया। इससे क्या हुआ? इससे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो और ज्यादा एग्रेशन में आ गई कि यार हम तो चाहते हैं हैदराबाद को पार्ट बनाना, और इंडिया इंडियन यूनियन के अंदर होने के बाद भी निजाम आज के टाइम पे भी ये चीज करवा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा? इंडियन आर्मी को बोला कि इंडियन आर्मी आप एक काम करो, हैदराबाद के अंदर घुसो, रजाकार्स को मारो, निजाम को बोलो या तो सरेंडर करे, नहीं मानता है तो निजाम को भी आप देख लेना जरा। अब इंडियन आर्मी हैदराबाद के अंदर जाती है, एक ऑपरेशन करती है। इस ऑपरेशन का नाम क्या हुआ? इस ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। अब इंडियन आर्मी हैदराबाद के अंदर घुसती है और 5 दिन के अंदर निजाम ऑफ हैदराबाद क्या कर देता है? सरेंडर कर देता है। और इस तरह अब हैदराबाद भी किसका पार्ट बन जाता है? इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास मणिपुर। मणिपुर की कहानी थोड़ी सी फनी काइंड ऑफ, आप मान लो एक थोड़ी फनी कहानी लगी आपको। मणिपुर के राजा कौन है? बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन कर दिया। अरे क्या बात है इंडिया, आप आए हो हमारे पास, ये लो जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन कर दिया। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन करने के साथ साथ मणिपुर के राजा ने क्या बोला कि जो मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी है ना वो मेरे पास ही रहेगी। भाई हम कम्युनिकेशन इंडिया को दे देंगे, चलो जी, हम सिक्योरिटी इंडिया को दे देंगे, चलो जी कोई बात नहीं, लेकिन जो भी इंटरनल ऑटोनॉमी रहेगी, पुलिसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब कुछ किसके साथ रहेगा? मणिपुर के साथ रहेगा, मणिपुर के पास रहेगा। मणिपुर अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मणिपुर इलेक्शंस करवाता है अपने अंदर। यानी मणिपुर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस कब होते हैं? जून 1948 में। और ये पॉइंट आपका कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट इलेक्शंस, फर्स्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज बेस पे इलेक्शंस कहां होते हैं? इंडिया के अंदर, मणिपुर में होते हैं। और मणिपुर क्या बन जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहां पर एक समझने वाली बात यह है, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। मणिपुर, देखिए मणिपुर की कहानी आती है। मणिपुर के अंदर किंग तो है। किंग कौन था? बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह मणिपुर का किंग तो है, लेकिन किंग के साथ साथ मणिपुर ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मणिपुर ने करवा दी इलेक्शंस। और उस इलेक्शंस के बाद मणिपुर के अंदर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई। असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि यहां पर एक तरफ तो पावर, अब यहां पर पावर बैलेंस होगी, एक तरफ पावर, रियल पावर होगी किंग के पास, लेकिन किंग को गाइड करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं किंग को सपोर्ट करने के लिए, लॉज वगैरह बनाने के लिए एक अलग से सरकार बनाई जाएगी। और ये सरकार किस में बैठेगी? लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगी। इसी सरकार को एक्चुअल में हम क्या बोल रहे हैं? कैबिनेट। एक गवर्नमेंट है, इसको हम बोल रहे हैं कैबिनेट। ये बैठेगी।
इलेक्शंस हुआ, सरकार बन गई। अब मणिपुर के अंदर पावर बाइफरकेटेड है कि थोड़ी पावर, कह सकते हैं रियल पावर तो किंग के पास है कि फाइनल डिसीजंस कौन लेगा, फाइनल डिसीजन लेगा किंग। लेकिन इन द एंड उसको सपोर्ट कौन करेगा, लॉज वगैरह एक्चुअल में कौन बनाएगा, वो बनाएगा कैबिनेट, यानी कि उस टाइम की गवर्नमेंट जो कि इलेक्शंस के थ्रू आई है। ठीक है जी, चलिए फिर साथ में इधर फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है 18 प्लस जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेन हो, विमेन हो, ओल्ड एज का कोई भी हो, सबको क्या किस चीज का राइट होगा, सबको राइट होगा वोटिंग का। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चलिए, स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू इट। अब मणिपुर के अंदर भी सेम हैदराबाद वाली कहानी चल रही है। स्टेट मणिपुर के अंदर जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, या फिर मणिपुर की हम बोल सकते हैं जो लोकल कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के कुछ मेंबर्स तो नेशनल लेवल पर बैठे हैं और कुछ लोकल मेंबर्स जो होते हैं, लोकल लीडर्स, वो मणिपुर के अंदर भी हैं। मणिपुर के लीडर्स चाहते हैं इंडिया के अंदर मर्ज होना, लेकिन मणिपुर के किंग तो नहीं चाहते जी मर्ज होना। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है, मणिपुर के जो किंग है, किंग जाते हैं शिलोंग, शिलोंग जाते हैं, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट के भी कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, और ऐसी कहानी सुनने में आती है कि वहां पर मणिपुर के किंग को करा जाता है प्रेशराइज किया जाता है कि एक काम करो, ये लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, साइन करो इसके ऊपर अभी की अभी। किंग बोलता है अरे नहीं नहीं, बोलता है नहीं ना, सुनने नहीं आए हम यहाँ, ये रहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, साइन करो फटाफट। किंग साइन कर देता है और इन द एंड 1949 में मणिपुर किसका पार्ट बन जाता है, इंडिया का। और ये साइन कैसे हुआ भाई, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, देखो ये जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको पूछा भी नहीं गया, इसको इससे कोई कंसल्टेशन, कोई डिस्कशन हुई नहीं, क्या इंडिया का पार्ट बने या ना बने, कुछ नहीं हुआ। किंग शिलोंग गया, शिलोंग में इंडियन ऑफिशियल से प्रेशराइज करवाया, साइन करवा दिया, और इस तरह इंडिया, मणिपुर किसका पार्ट बन गया, इंडिया का ऑफिशियली पार्ट बन गया। पहले मणिपुर यूनियन टेरिटरी बना, और फाइनली 1970-72 में जाके मणिपुर इंडिया की ऑफिशियल स्टेट बन चुकी है। ठीक है, और यही रीजन है एक्चुअल में कि जो बिना पूछे साइन करवा दिए थे ना, बिना डिस्कशन के, यही रीजन है जो आज भी मणिपुर के अंदर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं टसल रहता है, मणिपुर स्टेट और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। चलिए, अब बात आती है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स यहां पर कि जितनी भी हम प्रिंसली स्टेट्स थी, चलो जी हमने जैसे तैसे करके उसको इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया हमने इंडियन यूनियन का पार्ट, लेकिन अब इंडिया के अंदर की बाउंड्रीज की भी तो सेट करना है। अब रूलर्स तो चले गए, रूलर्स का कंट्रोल तो सरकार के पास आ गया, लेकिन अब उनकी बाउंड्रीज कौन डिसाइड करेगा, उनकी बाउंड्रीज डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। और बाउंड्रीज को डिसाइड किस बेसिस पे करा जाए भाई, वो क्या ऐसे रूल्स हों, क्या प्रिंसिपल्स हों कि ऐसे ऐसे ही हम बाउंड्रीज को सेट करेंगे कि जी उत्तर प्रदेश की बाउंड्री ऐसे जाएगी, हरियाणा की बाउंड्री ऐसे जाएगी, मध्य प्रदेश की बाउंड्री ऐसे जाएगी, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा boundaries had to be drawn in such a way so that the linguistic cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation। कि हमें बाउंड्रीज को ऐसे बनाना है कि यूनिटी के ऊपर बात ना है इंडिया की, लेकिन स्टेट्स भी बन जाए, अलग अलग तो हो, स्टेट्स के नाम अलग अलग हो, एरियाज थोड़े डिवाइड हो जाए, लेकिन यूनिटी पे बात नहीं है निश्चय, हमें ऐसे डिवाइड करना है इंडिया की स्टेट्स को। हमारे नेशनल मूवमेंट का जो बेस था वो क्या था कि हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स पे हम क्या करेंगे, स्टेट्स को बनाएंगे। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स का मतलब यहां पर है कि हम लैंग्वेज के बेसिस पर, जहां पर जैसी लैंग्वेज बोली जा रही है, हम वहां पर वही स्टेट, उन्हीं लोगों का एक कॉमन एरिया बना देंगे, उसी को हम स्टेट बना देंगे, ये डिसाइड किया गया था। लेकिन फ्रीडम तक आते आते या फिर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट तक आते आते बात यहां पर यह आ गई कि क्या अगर हम ये करें, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये डिसरप्शन और डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जाएगा, ऐसा तो नहीं है कहीं, ये एक डर भी बना। आगे देखिए जरा, अब बात आती है विशाल आंध्र मूवमेंट। विशाल आंध्र मूवमेंट एक्चुअल में क्या था, देखिए जरा, जितने भी तेलुगु बोलने वाले लोग थे, तेलुगु बोलने वाले लोग एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि जी हमें तो अपनी लैंग्वेज के ऊपर एक अलग से स्टेट चाहिए, और वो उस स्टेट का नाम क्या होगा, उस स्टेट का नाम होगा आंध्र प्रदेश, या फिर आंध्र स्टेट। हमें कौन सी स्टेट चाहिए, हमें चाहिए आंध्र स्टेट चाहिए। इसी को बोलेगा विशाल आंध्र मूवमेंट। देखिए क्या था, विशाल आंध्र मूवमेंट डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास प्रोविंस इनटू अ सेपरेट आंध्र प्रोविंस। ठीक है, मद्रास प्रोविंस कहां था, जो हैदराबाद जो था ना, ये वाला एरिया, मैं दिखाता हूं आपको, जो ये वाला एरिया दिख रहा है हैदराबाद, हैदराबाद के जस्ट यहां पर आपको दिखता है, यहां पर और यहां पर आपको दिखता है मद्रास प्रोविंस जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था। हैदराबाद तो प्रिंसली स्टेट था,
उसके अराउंड है मद्रास प्रोविंस, जो कि ब्रिटिश एरिया के अंडर था। ये है आपका मद्रास प्रोविंस। अब विशाल आंध्र मूवमेंट जो हो रहा है, विशाल आंध्र मूवमेंट बोल रहा है कि भाई मद्रास प्रोविंस के अंदर से जो जो भी तेलुगु बोलने वाले एरियाज हैं उनको अलग करके क्या बना दिया जाए, एक सेपरेट आंध्र प्रोविंस बना दिया जाए। अब एक एक्स कांग्रेस लीडर जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, पोटी श्रीरामुलु 56 डेज की इंडेफिनिट फास्ट स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं 56 डेज की। डेज पहले डिसाइड नहीं थे, लेकिन 50 डेज की काउंटिंग वहां से और आती है, जहां पर स्ट्राइक पर तो बैठे हैं, लेकिन 56 डेज के बाद इनकी क्या हो जाती है, इनकी हो जाती है जी डेथ। अब इनकी डेथ के बाद तो ये मामला और ज्यादा उछाल मार देता है। अच्छा, एक बात चल रही है 1953 की, 53 ये मामला और ज्यादा हाइप हो जाता है कि अरे एक लीडर की डेथ हो चुकी है और आप आंध्र स्टेट नहीं बनाकर दे रहे, जबकि सरकार ने प्रॉमिस किया था जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर सरकार स्टेट्स का रिओर्गेनाइजेशन करेंगे, लेकिन अब तो आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। फौजी इस्लामों के बाद ये और ज्यादा स्टैक हो जाती है, और जिससे कि बहुत ज्यादा अनरेस्ट होता है, वायलेंट डिस्ट्रप्शन होते हैं, आउटबर्स्ट हो जाते हैं आंध्र स्टेट के अंदर या फिर आंध्र रीजन के अंदर। आंध्र रीजन बोलना भी ज्यादा ठीक है, आंध्र रीजन के अंदर। फाइनली प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि ठीक है, हम आंध्र स्टेट को सेपरेट आंध्र स्टेट हम बना देंगे। ठीक है, यहां पर थोड़ा इसको आप देखना। ठीक है, 1952 की ही बात है, हम आंध्र स्टेट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं कि हम दिसंबर 1952 में वो डिसीजन लेते हैं कि ठीक है, हम लोग एक सेपरेट लिंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्र स्टेट, आंध्र बना देंगे, आंध्र प्रोविंस हम बना देंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक कमीशन बिठानी पड़ेगी कि भाई क्या ऐसा बनाना ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है जी, चलिए उसके लिए अब एक कमीशन बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस कमीशन का नाम क्या होता है, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में अक्सर आता रहता है, और आपके बुक के पीछे सेपरेट क्वेश्चन है भी। एक कमीशन बनाई जाती है, कमीशन इन द सेंस एक ग्रुप बना दिया जाता है, और उस ग्रुप में कुछ सीनियर लीडर्स होते हैं, और उनको बोला जाता है कि आप जरा देखो, आप एनालाइज करो और आप हमें बताओ कुछ ऐसे रीजंस दो, आप हमें कंसिडरेशंस दो कि हम कैसे आंध्र स्टेट को कहां कहां पर कैसे हम इसकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकते हैं, और सारी स्टेट्स की हम बाउंड्रीज कैसे डिसाइड करें। उस कमेटी को, उस ग्रुप को क्या बोला गया, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन। ये कब बनती है, आपकी 1953 में बनती है। अब 1953 के बाद स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन अपना काम करना स्टार्ट करती है, एनालाइज करती है, सब चीज रिसर्च वगैरह करके 1956 में एक एक्ट पास होता है, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट। पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट पास होता है, और उस एक्ट में बोल दिया जाता है कि ठीक है, हम अब स्टेट्स को रिओर्गेनाइज करेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पर, और इसी के बेसिस पर टोटल 14 स्टेट्स और आपकी 6 यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं। ठीक है जी, चलिए लास्ट देखिए, द एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर सीन एज मोर डेमोक्रेटिक। याद है आपको सेकंड चैलेंज जो बिल्कुल हमने चैप्टर की जो स्टार्टिंग में किया था, एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस या फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस, याद है? जहां पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब होता क्या। डेमोक्रेसी का मतलब था राइट टू चूज, और हम अपने लीडर को क्यों चुने भाई लोकली, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी आवाज भी सुनी जाए ऊपर लेवल तक। अब जब ऊपर लेवल पर सिर्फ एलीट लोग ही बैठे होंगे, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग होंगे या फिर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, क्या वो हमारी बात को समझ पाएंगे? क्या वो हमारे लोकल एरियाज की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। अगर वो समझ ही नहीं पाएंगे, सॉल्यूशंस दे ही नहीं पाएंगे लोकल प्रॉब्लम्स का, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रहा? वैसे आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्ला रहे हो, क्या मतलब रहा उसका? लेकिन उस प्रॉब्लम का एक्चुअल इनडायरेक्ट सॉल्यूशन कहां से बेटर निकल गया? जब स्टेट का रिओर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पर हुआ। जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पर रिओर्गेनाइजेशन हुआ, जो लोकल रीजनल ग्रुप्स थे उनके पास भी पावर आनी स्टार्ट हुई कि हाँ भाई ये हमारा पर्टिकुलर एरिया है, इसके अंदर हमारी भाषा बोलने वाले लोग हैं, और क्योंकि मैं भी इन लोगों में से आता हूं तो मैं इनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं पार्लियामेंट के अंदर, मैं इनको अच्छे से इनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकता हूं, इनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकता हूं। यही हुआ ना, यही वो बोल रहा है, द एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स सीन एज मोर डेमोक्रेटिक सीन हुआ। लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways, जो कि जस्ट मैंने अभी आपको बात बताई है। The path to politics and power was now open to people other than the small English speaking elite, जिस मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। Linguistic reorganization of also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries, और इसी के बेसिस पर जो स्टेट की बाउंड्रीज है वो यूनिफॉर्म हुई। ऐसा नहीं है कि किसी के मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को जबरदस्ती इस रीजन में बना दिया गया, ऐसा नहीं है। अब कोई भी गुस्सा नहीं होगा, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ स्टेट्स बनेंगी, सरकार भी राजी है और जनता भी राजी है। इट डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी।
याद करो जब बात चल रही थी कि भाई हम स्टेट्स को कैसे बनाएंगे या फिर हम एक इंडिया को हम यूनिफाई कैसे करेंगे, हम एक यूनाइटेड इंडिया कैसे बनाएंगे। जब बात चल रही थी ना कि इंडिया डाइवर्सिटी की जगह है, डाइवर्सिटी की लैंड है इंडिया, और इतने सारे डाइवर्स लोगों को एक साथ लाना कहीं इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन का पार्ट ना बन जाए, डिसइंटीग्रेशन रिजल्ट ना हो जाए इस बात का कि हर कोई अलग अलग ही हो गया। लेकिन उसकी जगह क्या हुआ, जब लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनी उसकी जगह तो भाई लोग एक साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तरीके से बॉन्ड हो गया लोगों का कि यार ये हमारा हमारा ग्रुप है, हमारा स्टेट है, हमारी कंट्री है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। ठीक है, यहां पर आपको हो जाता है चैप्टर खत्म। कोई भी क्वेरीज हो आप एक टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेट क्राफ्ट एजुकेशन। मेरा नाम है यश, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर, तब तक ले